नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित गजल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ दी गई गजल की रूपरेखा। तो फिराक की गजलों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है और उनकी इस गजल में दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और काव्य शिल्प की ऊंचाई भी है। इस गजल में शायर ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और निराशा को व्यक्त किया है और अंत में वे स्वीकार करते हैं कि उनकी गजलों पर मीर का प्रभाव है। आइए शुरू करते हैं। पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। तो इसमें फिराक गोरखपुरी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। नौरस यानी कि नए रस, गुंचे यानी कलियां, नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी कि परतें या गांठें, बू यानी कि सुगंध, गुलशन यानी बगीचा, पर तोलना यानी कि पंख फैलाना। तो नौरस गुंचे, तो नए रस से भरी हुई कलियों की पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें, तो नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। तो जब कलियों की गांठें खुलेंगी, उनकी परतें खुलेंगी, तो इसका मतलब है कि वे धीरे धीरे फूल बन रही हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है, या ऐसा लगता है मानो कि रंग और खुशबू पंख फैलाकर बागीचे में उड़ने के लिए तैयार हैं। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, वे धीरे धीरे फूल बन रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो रंग और खुशबू दोनों ही बगीचे में उड़ जाने के लिए, पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही बाग में कलियां खिलती हैं, वैसे ही हर तरफ सुगंध फैल जाती है। तो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी साथ साथ ही देख लेते हैं। तो इसमें प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन है और उर्दू मिश्रित शब्दावली है। रंग और खुशबू, ये जो लाइन है ना कि उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है, और भाषा सरल सहज है। आगे चलें। अगला शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो शायर क्या कह रहे हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, भाई रात ढल रही है, रात हो रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए है, जर्रा जर्रा यानी कि कण कण, और सृष्टि का कण कण सो रहा है। तो रात के समय तो सब सोते ही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो सृष्टि का हर कण सोया हुआ है। तो ऐसे शांत समय में तुम भी सुनो हो यारो, कि हे मित्रों तुम भी सुनो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, कि रात में सन्नाटे भी कुछ बोलते हुए से लग रहे हैं, कि हे मित्रों रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। ऐसा लगता है कि यह भी अपनी वेदना प्रकट कर रहा है। तो कवि कहता है कि तारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखें झपक रही हैं, उन्हें नींद आ रही है और कण कण सो रहा है, और रात में यह नीरव सन्नाटा कुछ कहता हुआ सा लग रहा है, कुछ बोलता हुआ सा लग रहा है। आइए अब देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है। और जर्रा जर्रा सोए है, तारे आंखें झपकावे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है कि तारों को आंखें झपकाते हुए और नींद आते हुए बताया गया है, और जर्रा जर्रा जो है वो सो रहा है, तो इस तरह से बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण भी है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है यहाँ पर, और साथ में सन्नाटे का बोलना, ये विरोधाभास स्थिति है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं।
शायर फिराक कहते हैं कि उन्हें और उनकी किस्मत को एक ही काम मिला हुआ है, और वह क्या काम है? एक दूसरे के ऊपर रोने का। वे कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत एक जैसे ही हैं, एक दूसरे के ऊपर रोते रहते हैं। तो मनुष्य की तो आदत ही होती है दूसरों को दोष देने की। तो यहाँ पर कवि जो है अपने जीवन में जो अभाव उनको मिले हैं, जो कमियां हैं उनके जीवन में, उसके लिए वे किस्मत को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हैं, और वे अपने आप को बदकिस्मत मानते हैं कि मैं जीवन से जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिला है, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो इस तरह से वे किस्मत को दोष देते हैं। और किस्मत कवि की अकर्मण्यता पर झल्लाती है, क्योंकि वह चाहती है कि मनुष्य कर्म करे। जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता, किस्मत उसे देना नहीं चाहती। तो हो सकता है कि वह कवि से ये उम्मीद कर रही है कि वह कुछ प्रयास करे, कुछ मेहनत करे, कुछ कर्म करे। तो इसलिए शायद किस्मत कवि की अकर्मण्यता पर झल्लाती है, रोती है, और जो कवि हैं, जो मनुष्य हैं, वह किस्मत के सहारे बैठकर रोते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मनुष्य की अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है। आइए देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। इसमें निराशा और अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है, उर्दू शब्दावली है, और किस्मत का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार। अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो शायर कहता है कि कुछ लोग हैं जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और ऐसे लोग वे केवल इतना सोच सकें कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि मेरी बुराइयां करके पर्दा खोलना यानी कि रहस्य प्रकट करना, या यहाँ पर कह सकते हैं कि निंदा करना, चुगली करना, कि जो लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं, जो मेरी चुगलियां या मेरी बुराइयां दुनिया के सामने प्रकट कर रहे हैं, वे इतना समझ सकें कि वे ऐसा करके, यानी कि दुनिया के सामने मेरी बुराइयां करके वे अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। आइए चलते हैं आगे। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्तिये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। यहाँ पर शायर प्रेम की कीमत अदा करने की बात कर रहे हैं। बदरुस्तिये होशो हवास, इसका मतलब है पूरी समझदारी के साथ, पूरे होशो हवास में। सौदा करना यानी कि प्रेम करना, चाहना, और दीवाना यानी कि पागल, प्रेमी। तो शायर कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्तिये होशो हवास, कि पूरी होशो हवास में हम ये कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले यानी कि तुमसे प्यार करने वाले दीवाना भी होले हैं, कि ये दुनिया तुमसे प्यार करने वाले को दीवाना कहती है, पागल कहती है। तो हम यह कीमत भी पूरे होशो हवास में चुकाने के लिए, अदा करने के लिए तैयार है। अर्थात कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के बदले ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूं कि लोग मुझे दीवाना कहें, पागल कहें, ये भी मुझे मंजूर है। इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ उर्दू शब्दावली है और गजल छंद है, और कीमत अदा करना ये मुहावरे का प्रयोग है। आइए आगे चलते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम यानी कि दुख, पासे अदब यानी कि लिहाज या सम्मान, और ख्याल यानी कि ध्यान। तो यहाँ पर कवि ने प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है, और बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। शायर अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरे गम का पासे अदब है, कि मुझे तुम्हारे गम का, अर्थात तुमने मुझे जो प्रेम में जो दुख दिया है, जो पीड़ा दी है, उसका मुझे लिहाज है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उस पीड़ा को मैं सम्मान सहित स्वीकार करता हूँ। लेकिन दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मुझे इस दुनिया का भी ध्यान है
कि जो दुनिया है ये प्रेम करने वालों का मजाक उड़ाती है, बदनाम करते हैं उनको। तो इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। तो इसलिए ये दुनिया जो है प्यार करने वालों को जीने नहीं देती है। तो इसलिए मैं हर जगह तुम्हारे दिए हुए दुख को गाता तो नहीं फिर सकता। सबके सामने तुम्हारे दिए हुए दुख को अगर मैं गाता फिरूंगा तो दुनिया क्या करेगी? हमारे प्यार को बदनाम करेगी। तो इसलिए मैं अपने दुख को, अपनी पीड़ा को अपने दिल में ही छुपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूँ। तो मतलब ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। ठीक है, अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो इसमें शायर ने प्रेम को पाने का उपाय बताया है। और वह क्या तरीका है प्रेम को पाने का? फितरत का कायम, फितरत यानी कि स्वभाव या आदत, और तवाजुन यानी कि संतुलन, आलमे हुस्न इश्क, हुस्न यानी कि सौंदर्य, सुंदरता, और इश्क यानी कि प्रेम, और आलमे यानी कि संसार। तो सौंदर्य और प्रेम के संसार में, तो फिराक कह रहे हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में स्वाभाविक संतुलन कायम है, यानी कि बना हुआ है। और वह संतुलन कैसे है? क्या संतुलन है वो? कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो संतुलन ऐसे बना हुआ है कि हम उसको उतना ही पा लेते हैं जितना उसमें खुद को खो देते हैं। उसको किसको पा लेते हैं? प्रेम को। तो यहाँ पर प्रेम को पाने की बात की गई है कि हम उतना ही प्रेम पाते हैं जितना हम उसमें खोते जाते हैं या डूबते जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण भाव रखता है वह उतना ही प्रेम पा सकता है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, और ऐसा पहले भी कहा गया है, किसी और शेर में भी कहा गया है कि प्रेम में तो जो डूबा सो पार। तो जो प्रेम में डूबेगा वही पार लगेगा। तो प्रेम तो ऐसी नदी है। तो यहाँ पर भी वही कुछ भाव है कि जो प्रेम में जितना अधिक अपने आप को मिटाता है, समर्पण रखता है, उसको उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। एक तो गजल छंद है, उर्दू शब्दावली है, और खोकर पाना जो बात कही गई है ना कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है खोकर पाने में, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार है। और प्रेम के स्वभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए आगे चलें। आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो शायर कहते हैं कि आबो ताब यानी कि चमक दमक, अशआर यानी कि शेरों या शायरी, आंखें रखो यानी कि समझ रखना या देखने की परखने की समझ, विवेक। जगमग बैतों की दमक, बैतों यानी कि शेरों की चमक, मोती रोलना यानी कि आंसू छलकाना। तो शायर कहते हैं पाठकों को संबोधित करते हुए कि आबो ताब अशार न पूछो, कि मेरे शेरों में, मेरी शायरी में ये जो चमक दमक है इसके बारे में आप मुझसे कुछ ना पूछें, क्योंकि तुम भी आंखें रखो हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो आंखें हैं, अर्थात तुम्हारे पास भी समझ है, विवेक है। तो आप मुझसे मत पूछिए कि मेरी शायरी में ये जो चमक दमक है उसके बारे में आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि आपके पास भी समझ है, आप भी समझते हैं, परखते हैं। ये जगमग बैतों की दमक है कि ये मेरे शेरों की चमक है, या हम मोती रोले हैं, या ये मेरे आंसू रूपी मोती हैं। कवि जो है अपनी प्रेम की पीड़ा से आहत हैं, वे बहुत ही दर्द में हैं, और अपने उन्हीं आंसुओं को उन्होंने अपनी शायरी में अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर वे इसी बात को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई दे रही है उसके बारे में आप मुझसे ना पूछें। आपको भी तो ध्यान होगा, आपको भी तो समझ है, आपको भी तो परख है कि मेरे शेरों में जो ये चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। तो दूसरे शब्दों में कवि जो है वे अपनी शायरी में अपनी पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। उनका दर्द यहाँ पर उभर कर आया है कि भाई वो इतने प्रेम में इतने दुखी हैं, इतने दर्द में हैं कि उनकी शायरी में, उनकी रचनाओं में, उनकी गज़लों में वो दर्द उभर कर आ रहा है।
काव्य सौंदर्य की बात करें तो आंखें रखो, ये मुहावरा है। मोती रोले हैं, तो यहाँ पर मोती, आंसू रूपी मोती की बात हुई है, तो ये कवि की विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं। और गजल छंद है, उर्दू शब्दावली है, और वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे में तो याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कि अब यहाँ पर शायर जो है वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ऐसे में याद आती हो अंजुमने मैं यानी कि शराब की महफिल में, रिंदों को यानी कि शराबियों को, कि शराब की महफिल में तुम शराबियों को ऐसे वातावरण में याद आती हो जब रात गए गर्दू पे फरिश्ते यानी कि आकाश में देवदूत, बाबे गुनाह यानी कि पापों का अध्याय, जग यानी कि संसार, कि जिस समय जिस वातावरण में अर्थात रात बीतने पर जब आकाश में देवदूत लोगों के, दुनिया के पाप का लेखा जोखा या हिसाब किताब या उनका अध्ययन करते हैं, ऐसे में शराबियों को तुम शराब की महफिल में याद आती हो। यानी कि मुझे शराब की महफिल में, अर्थात मैं शराब पी रहा हूँ, तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे तुम, जितना मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही तुम मुझे याद आती हो। तो इस तरह से कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम मुझे शराब की महफिल में इस तरह से याद आती हो जैसे कि आकाश में रात बीतने पर देवदूत लोगों के पापों का अध्याय यानी कि उनका लेखा जोखा रखते हैं, तुम मुझे याद आती हो। ठीक है। काव्य सौंदर्य, अंजुमने मैं, रिंद, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुना, ये सब फारसी शब्द हैं। और इसमें प्रेम की पीड़ा का वर्णन है, क्योंकि जो कवि हैं वह प्रेमिका को या उसके दिए हुए दुख को शराब में भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना वे प्रेमिका को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वह उन्हें और अधिक याद आ रही है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। आइए आगे चलते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो यहाँ पर फिराक अपनी ही शायरी पर मुग्ध हैं और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि सदके फिराक, सदके यानी कि कुर्बान या फिदा होना, एजाज सुखन यानी कि बेहतरीन काव्य यानी कि बहुत बढ़िया रचना। तो फिराक कहते हैं कि लोग उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनकी गज़लों को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या कहते हैं कि सदके फिराक, कि हे फिराक तुम्हारी गज़लों पे हम, मतलब तुम्हारी रचनाओं पे कुर्बान जाएं, मतलब फिदा हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया। एजाज सुखन, कि तुम्हारी जो रचनाएं हैं, तुम्हारी जो गज़लें हैं बेहतरीन है, मतलब जिसे कहते हैं ना क्या लिख डाला, मतलब कमाल। तो वे इस तरह से प्रशंसा करते हैं कि कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। ऐसा उनकी तारीफ करते हुए लोग कहते हैं कि तुमने इतना बेहतरीन गज़लें लिख दी हैं, इतनी बेहतरीन रचनाएं तुमने लिख दी हैं, कहाँ से सीख ली है शायरी। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। और वे तारीफ करते हुए कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गज़लों में तो ऐसा लगता है मानो मीर की गज़लों का प्रभाव है, तुम्हारी गज़लों में मीर की गज़लों की सी समानता है। तो मतलब ये है कि कवि की शायरी जो है वो प्रसिद्ध उर्दू शायर मीर उनके समान ही उत्कृष्ट है, बढ़िया है। मीर जो है वो उर्दू शायरी का एक जाना माना नाम है। मीर दर्द के शायर कहे जाते हैं। तो इसलिए जब फिराक की गज़लों पर कोई मीर की गज़लों का प्रभाव बताता है या मीर की गज़लों के समान उनको उत्कृष्ट बताता है, तो जाहिर सी बात है फिराक जी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य, एक तो उर्दू शब्दावली है और कवि अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हैं। उड़ा लेना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है चुरा लेना, और गज़ल छंद है। तो प्यारे बच्चों, यह थी गज़ल की व्याख्या। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।